गुड मॉर्निंग, मैं लोकेश चौधरी। आप सबका सॉलिड साइंस पॉइंट क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ठीक है, आगे है बीएससी पार्ट सेकंड में हमने यूनिट थर्ड लैंथेनाइड एक्टिनाइड, ठीक है, उस पर हम लैंथेनाइड चल रहा था। लैंथेनाइड में हमने लास्ट वीडियो में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हम पढ़ चुके हैं। आज हमारे पास में है लैंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो, लैंथेनाइड एलिमेंट्स के अंदर बायतम जो आपके पास में 3 कक्षक हैं 4f, 5d और 6s, इन तीनों कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में भाग लेने के कारण ये भी परिवर्तनशील ऑक्सीजन अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन अवस्था है वो मैक्सिमम यहाँ पे आपके पास में कुछ एलिमेंट्स +2, मैक्सिमम आपके पास में +3 और कुछ एलिमेंट आपके पास में +4 में स्टेबल होते हैं। ये उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यानी कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। +6, +7, +8 वाली अवस्था यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे 4f कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं वो बंध बनाने में कम उपयोगी होते हैं, यानी बॉन्डिंग में कम भाग लेते हैं, क्योंकि वे नाभिक के नज़दीक होने के कारण उनमें प्रतिकर्षण बल क्या होता है, उनमें जो रिपल्सन है वो क्या होता है, कम होता है, और नाभिक के द्वारा उनमें जो आकर्षण है वो अधिकतम होने के कारण वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसलिए उच्चतम ऑक्सीजन अवस्था रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑक्सीकरण अवस्था की। ऑक्सीकरण अवस्था के लिए देखो, ये आपके पास में लैंथेनाइड है, (4f) श्रेणी या लैंथेनाइड। ठीक है, ये हमारे पास में लैंथेनम, सीरियम, लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम, यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत, देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ये हमारे पास में 57 पे है, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। ठीक है, इनमें आपके पास में ये बायतम 3 कक्षक हैं और ये इनकी हो जाएगी ऑक्सीकरण अवस्था। 4f कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, 5d कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, 6s कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4f आपके पास में यहाँ पे होता है 4f0, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास में देखो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7,
9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 14। और डी कक्षक में 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1। और एस कक्षक में सभी में +2 +2 +2 है सभी में। अब देखो लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, यानी कि सभी एलिमेंट्स +3 ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स आपके पास में ऐसे भी हैं लैंथेनाइड के जो +2 और +4 अवस्था में भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जिसका मुख्य कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पे अर्धपूरित विन्यास या जो पूर्णपूरित विन्यास है उसी के अकॉर्डिंग भी वो स्टेबिलिटी वहाँ पे दर्शाते हैं। यानी कुछ आपके पास में +2 में, कुछ +4 में भी क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। जबकि जो +3 अवस्था आपके पास में है वो सभी के लिए आपके पास में सामान्य अवस्था है, यानी कि सभी आपके पास में लैंथेनाइड है वो +3 अवस्था आसानी से रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको नोट करो। फिर आगे लिखते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं। +3 +3 +3 4 3 4 2 3 4। फिर आपके पास में +3 +2 +3 +2। और ये आपके पास में स्टेबल रहेगी, 3 वाले आपके पास में कम स्टेबल होगी। ये आपके पास में +3 में क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। +2 +3 +4 और +2 +3। ठीक है, इसी का गुण आपके पास में चलते रहेंगे ये अवस्थाएं। यानी कि 3 आपके पास में सभी में यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगी, 3 वाली है वो सभी में मुख्य रूप से प्रेजेंट रहेगी। और ये +3 +3 +2 +3। ठीक है, यानी ये आपके पास में सामान्य जो ऑक्सीजन अवस्था है, इनकी सामान्य अवस्था आपके पास में कितनी है, +3 है। सभी में आपके पास में +3 अवस्था रिप्रेजेंट रहेगी। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं वो +2 अवस्था भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो स्टेबिलिटी है वो मुख्य रूप से आपके पास में अर्धपूरित और पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसी पे निर्भर करती है। ठीक है, इसी के साथ में हम देखते हैं इसमें +4 कर लेना। अब देखो सबसे पहले बात आती है सीरियम की। सीरियम की हम बात करें, सीरियम में आपके पास में एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एफ कक्षक में आपके पास में देखो सीरियम का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f2 5d0 और 6s2। यदि हम सीरियम में सीरियम +4 लें तो 4f0 5d0 6s2। और सीरियम +3 ले तो सीरियम +3 विन्यास क्या होगा, 4f1 5d0 6s2। ठीक है, अब देखो सीरियम के अंदर आपके पास में ये सीरियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 4f2 5d0 6s2। लेकिन सीरियम +4 में यदि आपके पास में सीरियम में से 4 इलेक्ट्रॉन हम निष्कासित कर दें 2s से 2f से, तो आपके पास में कैसा विन्यास आएगा, इसको आप पूर्णपूरित कर दो, आपके पास में रिक्त कक्ष कह देंगे। पूर्णपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इसका जो अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब है ये आपके पास में किसके बराबर है, जीनोन के बराबर है। यानी आपके पास में जीनोन 54 नंबर पे आता है, जीनोन 54 नंबर पे आता है। 58 वाले में से 4 इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे तो यहाँ पे 54 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जीनोन 54 जो नोबल गैस है उसके अकॉर्डिंग हो जाता है। इसलिए सीरियम +3 की तुलना में सीरियम +4 है वो अधिक स्टेबल होता है। यानी सभी में आपके पास में +3 अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। सभी जो आपके पास में
लैंथेनाइड है वो +3 अवस्था रिप्रेजेंट करते हैं। +3 अवस्था रिप्रेजेंट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक से बाहर निकलते हैं। ठीक है, यानी कि आपके पास में देखो ये आपके पास में नाभिक है। ठीक है, इस नाभिक के बारे में आपके पास में 4f 5d 6s 6s के ऊपर जो आपके पास में रिपल्सन है, प्रतिकर्षण है 4f का, वो कम है। इसी के साथ में नाभिक का जो आपके पास में आकर्षण बल है वो भी कम होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन s कक्षक से बॉन्डिंग बनाने में भाग लेते हैं। यानी सभी एलिमेंट्स हैं वो +2 अवस्था कहाँ से रहते हैं? s कक्षक से। अब बच गया 1 इलेक्ट्रॉन। यदि आपके पास में d कक्षक में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, अगर d कक्षक में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मुक्त हो जाता है। ठीक है, अब इसी के साथ में आपके पास में जो f कक्षक है, f कक्षक नाभिक के नज़दीक होने के कारण, f कक्षक है वो नाभिक के नज़दीक होने के कारण, नाभिक के नज़दीक होने के कारण उसके ऊपर नाभिक का जो आकर्षण बल है वो अधिकतम होने के कारण वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसीलिए जो f कक्षक के इलेक्ट्रॉन हैं वो बॉन्डिंग में कम भाग लेते हैं, यानी कि वो सामान्य अवस्था +3 +4 तक ही स्टेबल हैं। ठीक है, अब बात आती है आपके पास में नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हम इसमें, यानी कि आपके पास में 4f0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कारण स्टेबल हो गए। इसी के साथ में हमारे पास में +4 की बात करें, टर्बियम Tb जो आपके पास में 65 नंबर पे आता है, इसका बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4f9 5d0 6s2। अगर इसका विन्यास हम क्या लिखे, टर्बियम +3 लें, टर्बियम +3 लें तो क्या होगा 4f8 5d0 और 6s0। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से s कक्षक से निकलते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आपने किससे निकाला, f कक्षक से। अगर आपने टर्बियम +3 की जगह +4 लेते हैं तो 4f7 5d0 6s0 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, 4f7। अब यहाँ पे 4f7 f7 जो आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये कैसा होता है, अर्धपूरित। कैसा होता है, अर्धपूरित। कैसा है ये आपके पास में, अर्धपूरित। और जो आपके पास में f8 है वो कैसा है, अपूर्ण विन्यास है। तो f8 विन्यास की तुलना में f7 जो अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अधिक स्टेबल है, इसलिए टर्बियम +4 अवस्था में अधिक स्टेबल होता है। ठीक है, यानी कि हमने ये बताया कि लैंथेनाइड सामान्यतया +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स +3 के अतिरिक्त +2 और +4 अवस्था में भी स्टेबल होते हैं। और वो डिपेंड करता है कि उनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में उनकी जो अवस्था है वो अर्धपूरित होती है या पूर्णपूरित होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन +2 के लिए। और +2 के लिए बात करने के लिए हमने देखा, जैसे आपके पास में देखो अपन गैडोलियम की बात करते हैं, Gd, एक आपके पास में है EU। पहले अपन Gd की बात करते हैं। Gd का बाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Gd आता है आपके पास में 64 में गैडोलिनियम, और इसका विन्यास होता है 4f7 5d1 6s2। ठीक है, अगर अपन इसकी 3 अवस्थाएं लें, आपके पास में Gd+2 हो, Gd+2, Gd+3 और Gd+4, इन तीनों अवस्थाओं में कौन सा अधिक स्टेबल होगा, किसका स्थायित्व ज़्यादा होगा। Gd+2 के लिए आपने लिखा 4f7 5d1 6s0, Gd+3 के लिए 4f7 5d0 6s0, Gd+4 के लिए देखो 4f6 5d0 6s0। अब आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गए हैं। इसमें आपके पास में D कक्षक में इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यहाँ पे D भी 0 है। अब ये वाला विन्यास देखो कैसा है,
सी आपके पास में गैडोलियम +3 गैडोलियम +4 है। +4 वाला विन्यास आपके पास में क्या है, अस्थायी है, क्योंकि आपके पास में F कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं और 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इसका स्थायित्व क्या होता है, कम होता है, क्योंकि ये आपके पास में एक अपूर्ण कक्ष विन्यास है, अपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और ये आपके पास में क्या है, अर्धपूरित, ठीक है, यानी कि आपके पास में जो गैडोलियम है वो +3 अवस्था में अधिक स्टेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं EU की। EU वाले में आपके पास में देखो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में जो S कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं उसको त्यागने के बाद ये आपके पास में अर्धपूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है, इसलिए इसका स्थायित्व क्या होता है, इसका स्थायित्व +2 में क्या होता है, अधिक स्टेबल होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं आपके पास में इटरबियम की। देखो EU +2 और YB इटरबियम +2, ये दोनों आपके पास में +2 में स्टेबल हैं। ये आपके पास में 4F7 4F14 5D0 6S0 5D0 6S0। अब देखो ये आपके पास में कैसा है, अर्धपूरित है, ये आपके पास में क्या है, पूर्णपूरित। तो EU +3 की तुलना में अधिक स्थायी होता है, अधिक स्थायी होता है। क्यों होता है, क्योंकि EU +3 की तुलना में क्या है, अधिक स्थायी है। EU +3 में आपके पास में F में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और वो कैसा होगा, अपूर्ण विन्यास होगा। यानी कि 3 प्रकार के कक्षक हम लेते हैं, अर्धपूरित, पूर्णपूरित और अपूर्ण। जिस कक्षक में आधे इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, यानी कक्षक में आप मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और वहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, तो कैसा होता है, अर्धपूरित। यदि किसी कक्षक में आप 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, D की बात करें, और 10 के 10 भरे हुए होते हैं, उसे कहते हैं पूर्णपूरित। अर्धपूरित और पूर्णपूरित के अतिरिक्त जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे हम कहते हैं अपूर्ण विन्यास, अनकम्प्लीट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब बात करते हैं आपके पास में इटरबियम वाला है, YB वाला है, YB प्लस वाला है। देखो YB +2 YB +3 की तुलना में क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी क्यों होता है, क्योंकि आपके पास में ये कैसा है, YB +2 में आपके पास में कैसा होगा, ये पूर्णपूरित होगा, और YB +3 में आपके पास में कैसा होगा, अपूर्ण विन्यास होगा। यहाँ से तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा आपके पास में से, इसमें से निकलेगा, F कक्षक में से, और F13 वहाँ पे रहेगा, तो वह कैसा है, अनकम्प्लीट है, ठीक है। अब देखो आपके पास में जो आपके पास में +2 अवस्था में रिप्रेजेंट हैं वो आपके पास में ऑक्सीकारक होंगे या अपचायक होंगे। इसको आप नोट कर लो इस टेबल को, फिर हम देखते हैं इसमें ऑक्सीकारक और अपचायक है, उसको देखते हैं। इसको एक बार नोट कर लो आप। अब बात आती है आपके पास में ऑक्सीकारक की, टर्बियम +4 सीरियम +4, ये दोनों परबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं, परबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके पास में देखो टर्बियम +4 है, अब टर्बियम +4 से टर्बियम +5 तो बन नहीं सकता, ये आपके पास में टर्बियम +4 से टर्बियम +3 में स्थानांतरित हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है, यानी आपके पास में टर्बियम +4 से टर्बियम +3 बन रहा है, यानी आपके पास इसका क्या हो रहा है, इसका ये आपके पास में ऑक्सीकारक की भांति कार्य कर रहा है। आपके पास में ये टर्बियम +5 नहीं बन सकता, यानी अपचायक की भांति कार्य नहीं कर सकता। ये आपके पास में सीरियम के साथ में है, और आपके पास में जो EU +2 है, EU +2 और YB +2, ये दोनों परबल अपचायक की भांति कार्य करते हैं, परबल अपचायक की भांति कार्य करते हैं, ठीक है। यानी ये आपके पास में इसका आपके पास में EU +1 नहीं हो सकता, और ये आपके पास में YB +1 नहीं होगा। इसमें आपके पास में EU +2 से EU +3 बन सकता है, YB +2 से YB +3 बन सकता है, ठीक है। ये आपके पास में परबल ऑक्सीकारक है, ये आपके पास में परबल अपचायक है, ठीक है। अब देखो आपके पास में लेंथेनाइड की बात कर रहे हैं,
लैंथेनाइड आपके पास में जो एलिमेंट्स हैं इनके बाह्यतम कोष में 3 कक्षक अवेलेबल हैं, 4f, 5d और 6s। तीनों कक्षक के बॉन्डिंग में भाग ले रहे हैं, लेकिन 4f कक्षक के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल या जेड इफेक्ट अधिक होने के कारण उस कक्षक के इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी कि वहाँ पे जो आयनन विभव है वो उच्चतम होता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो आसानी से निकल जाता है, आगे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अधिक एनर्जी की वहाँ पे क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसलिए लैंथेनॉइड है वो उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट नहीं करते, जैसे +6 है, +7 है, +8 वाला है, इस प्रकार की अवस्था वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, उनकी जो सामान्य अवस्था है वो हमने +3 मानी है कि सभी आपके पास में लैंथेनाइड है वो +3 अवस्था रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अर्धपूरित और पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ में वो +2 अवस्था में स्टेबल होते हैं, और कुछ आपके पास में +4 अवस्था में स्टेबल होते हैं। जिनकी आपके पास में जो ऑक्सीजन अवस्था +4 होती है वो परबल ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं, और जिसकी अवस्था +2 होती है वो परबल अपचायक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक देखें। आगे आपके पास में जो लैंथेनाइड है, लैंथेनाइड का परमाणुवीय आकार, एटॉमिक साइज, परमाणुवीय आकार को हम देखते हैं आगे। एटॉमिक साइज, आयनिक त्रिज्या लैंथेनाइडों का परमाणुवीय त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या, ठीक है, परमाणुवीय त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या क्या होती है। सबसे पहले परमाणुवीय आकार की बात करें। परमाणुवीय आकार में क्या होता है, कोई आपके पास में एलिमेंट्स हैं, किसी एलिमेंट में या किसी परमाणु का बाह्यतम कोष का जो इलेक्ट्रॉन है उसके नाभिक से सीधी दूरी वो कहलाती है परमाणुवीय त्रिज्या। ठीक है, यानी किसी परमाणु के बाह्यतम कोष संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की नाभिक से सीधी दूरी परमाणुवीय त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, अब बात आती है आयनिक त्रिज्या। आपके पास में कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात जो उसका आकार शेष रहता है, उसका जो बाह्यतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो आकार है वो आपके पास में आयनिक त्रिज्या कहलाती है। अगर हम यहाँ पे आयनिक त्रिज्या की बात करें तो देखो, आयनिक त्रिज्या और परमाणुवीय त्रिज्या। अब क्या होता है देखो, ये आपके पास में लैंथेनाइड है, ये आपके पास में सीरियम 58 से लेके ल्यूटेशियम 71 तक, यानी कि इसमें बाएं से दाएं जाने पर इनके आकार में कमी नज़र आती है, आकार में कमी होती है। उस आकार में कमी होने के मुख्य 2 कारक हैं, यानी कि लैंथेनाइड के आकार में जो कमी होती है उसके मुख्य 2 कारक होते हैं। एक होता है प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम कहते हैं जेड इफेक्ट, इसको हम कहते हैं जेड इफेक्ट, इसको हम कहते हैं एस इफेक्ट, जेड इफेक्ट और एस इफेक्ट। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब क्या है देखो, ये आपके पास में किसी परमाणु का नाभिक है, इस आपके पास में ये अपन बात करें लैंथेनॉइड की, ये आपके पास में लैंथेनॉइड में आपके पास में 6s कक्षक है, 4f है और 5d है और 4f। ठीक है, अब 4f कक्षक है, इनकी प्रवृत्ति क्या होती है। 4f कक्षक के जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन हैं
यानी 4f कक्षक की आकर प्रवृत्ति क्या होती है, नाभिक के नज़दीक जाने की प्रवृत्ति होती है। नाभिक के नज़दीक जाने की प्रवृत्ति होने के कारण नाभिक इनके ऊपर, नाभिक यहाँ पे क्या लगाता है, यानी कि देखो जेड इफेक्ट क्या होता है, नाभिक के द्वारा, किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश या संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। और किसी परमाणु के ऊपर प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान अधिकतम होता है तो उसके परमाणु आकार में कमी होती है। कहने का मतलब क्या है, यानी लैंथेनाइड के बाह्यतम कोश में या संयोजी कोश में 3 कक्षक होते हैं, 4f, 5d और 6s। 4f कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं, 4f कक्षक के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के द्वारा अधिक आकर्षित रहते हैं, जिसके कारण वो बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, बाहर जो इलेक्ट्रॉन है 5d के और 6s के, उनके ऊपर परिरक्षण प्रभाव क्या लगाते हैं, कम लगाते हैं। और परिरक्षण प्रभाव कम लगाने के कारण, परिरक्षण प्रभाव कम लगाने के कारण परमाणु आकार में क्रमिक कमी नज़र आती है, यानी क्रमिक वहाँ पे क्या होती है, कमी होती है। यानी कि हम +3 जो ऑक्सीजन अवस्था है, यानी लैंथेनाइड आपके पास में लैंथेनॉइड +3 अवस्था के लिए हम एक ग्राफ बनाएं तो ग्राफ बनाने पर हमें ज्ञात होता है कि जो परमाणुवीय आकार है, परमाणुवीय आकार में क्रमिक कमी होती है, लगातार कमी होती जाती है, जिसका मुख्य कारण क्या है, जिसका मुख्य कारण है प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश है। और साथ में हम कह सकते हैं जो आपके पास में लैंथेनाइड संकुचन है, जिसमें आपके पास में लैंथेनाइड संकुचन बात करेंगे आगे हम, जो 4f कक्षक उसके लिए क्या है, उत्तरदायी है। ठीक है, अब बात करते हैं इन दोनों प्रभाव की। ये दोनों प्रभाव किसी भी परमाणुवीय आकार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसका आकार बड़ा होगा छोटा होगा, उसके लिए दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कारक हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश को हम जेड इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये किसके द्वारा लगाया जाता है, ये किसी परमाणु के नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे लगाया जाता है। यह बल क्या होता है, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन, और प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है, धनावेश। बाह्यतम कोश में, संयोजी कोश में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों पे क्या होता है, ऋणावेश होता है। पॉजिटिव नेगेटिव है, और पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। यानी किसी नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने के गुण को, अब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो आकार में वहाँ पे क्या होगी, कमी होगी। इसे कहते हैं जेड इफेक्ट। दूसरा है परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव यानी कि आपके पास में जो क्रोडीय इलेक्ट्रॉन है, क्रोडीय इलेक्ट्रॉन या आंतरिक कोशों में जो बड़े इलेक्ट्रॉन हैं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या करते हैं, परिरक्षित करते हैं, वहाँ पे रिपल्सन लगाते हैं, प्रतिकर्षण लगाते हैं। जब आपके पास में परिरक्षण प्रभाव का मान ज़्यादा होता है, परिरक्षण प्रभाव का मान या एस इफेक्ट, इंग्लिश में कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, जिसको हम परिरक्षण प्रभाव के नाम से जानते हैं, शॉर्ट में कहते हैं एस इफेक्ट। जब भी आपके पास में एस इफेक्ट ज़्यादा होता है, एस इफेक्ट इंक्रीज, जहाँ पे एस इफेक्ट बढ़ता है वहाँ पर एटॉमिक साइज क्या होती है, एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। जहाँ पर परिरक्षण प्रभाव का मान ज़्यादा होगा, परिरक्षण प्रभाव का मान ज़्यादा होने पर, एस इफेक्ट ज़्यादा होने पर परमाणुवीय आकार में क्या होगी, वृद्धि होगी। और जहाँ पे जेड इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे परमाणुवीय आकार में क्या होती है, कमी होती है। यानी कि ये दोनों कारक, यानी कि ये दोनों कारक हैं, ये दोनों कारक परमाणु के आकार के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर किसी परमाणु के लिए जेड इफेक्ट का मान ज़्यादा है तो वहाँ पे आकार क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जहाँ पे जेड इफेक्ट का मान कम होता है वहाँ पे आकार में क्या होती है, कमी होती है। प्रारंभ में आपके पास में देखो अपन Ln+3 की बात करें, Ln+3 के अंदर बाएं से दाएं जाने पर, यानी लैंथेनॉइड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवीय आकार में क्रमिक कमी नज़र आती है, लगातार वहाँ पे क्या होती है, कमी होती है। जिसका मुख्य कारण क्या है, जिसका मुख्य कारण ये है कि आपके पास में स्टार्ट में जो आपके पास में प्रारंभिक लैंथेनॉइड है उनमें जो एफ कक्षक इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम होते हैं। फिर धीरे धीरे आपके पास में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं,
उसी के अनुरूप आपके पास में नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी बढ़ते जाते हैं। अब प्रोटॉन का कार्य क्या होता है, नाभिक जो प्रोटॉन होता है वो नाभिक का कार्य करता है, इन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। लेकिन 4f कक्षक में जो बड़े हुए इलेक्ट्रॉन हैं वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित न करके नाभिक के द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, जिसके कारण वहाँ पर जो रिपल्सन है वो क्या होगा, कम होगा। यानी बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे रिपल्सन क्या होगा, कम होगा, और रिपल्सन कम होगा तो वहाँ पे परमाणु आकार क्या होगा, घटेगा। ठीक है, इसको हम ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करें। पहले बात करें हम आयनिक त्रिज्या की। आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या की बात करते हैं तो बाएं से दाएं जाने पर देखो, बाएं से दाएं जाने पर यदि हम किसी ग्राफ के माध्यम से समझें, यदि हम किसी ग्राफ के माध्यम से समझें तो ये आपके पास में आयोनिक त्रिज्या है, आयोनिक रेडियस है, और ये हमारे पास में लैंथेनाइड एलिमेंट्स कह दो, या इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह दो, या Ln+3, Ln+3 में इनकी ऑक्सीजन अवस्था है आपके पास में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आपके पास में देखो, सबसे पहले आपके माना आपके पास में ये लैंथेनम है, ये आपके पास में क्या है, लैंथेनम है। इसका आकार सबसे बड़ा होगा, यानी बाएं से दाएं जाने पर आपके पास में जो लैंथेनाइड है, ये आपके पास में लैंथेनम है, सीरियम, लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत, देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। सबसे ज़्यादा आकार किसका होगा, इसका होगा बाएं से दाएं जाने पर आकार में क्या होगी, कमी। आकार में क्या होती है, आपके पास में कमी होती है, आकार वहाँ पे घटता है। तो आकार घटने पर आपके पास में लगातार आकार को हम कभी दिखा देंगे ऐसे, इस प्रकार। लाला, सिद्धू, प्रमोद, नंदू, पेम, सेम यूरोप के गुंडे हैं, तिब्बत, देहरादून होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते हैं। ल्यूटेशियम का जो आकार है वो सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपन आपके पास में Ln+3 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए हमने देखा कि बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि सभी जो आपके पास में एलिमेंट्स हैं वो कौन सी अवस्था में है। यानी पर इसकी बात करें तो आपके पास में सीरियम+3 और ल्यूटेशियम+3, इस अवस्था में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवीय आकार में क्रमिक कमी नज़र आती है, क्रमिक कमी नज़र आती है। लेकिन यदि आप बात करें परमाणुवीय त्रिज्या की, लेकिन आप बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आता है। यानी कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर आयनन विभव के कारण, आयनन विभव के कारण वहाँ पे आपके पास में जो ग्राफ है वो आपके पास ऊपर नीचे नज़र आता है। उसको हम आगे देखेंगे, पहले इसको समझो। आयनिक त्रिज्या, लैंथेनाइडों की आयनिक त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या की बात कर रहे हैं। यदि सभी लैंथेनाइड आपके पास में +3 अवस्था में रिप्रेजेंट हो, सभी पर जो ऑक्सीजन अवस्था कितनी हो, +3 हो, +3 अवस्था होने पर आपके पास में लैंथेनाइड में क्या होगा, बाएं से दाएं जाने पर परमाणुवीय आकार में क्रमिक कमी होती है, क्रमिक कमी होती है। जिसका मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे जो जेड इफेक्ट है वो परिरक्षण प्रभाव की तुलना में क्या है, ज़्यादा प्रभावी है, जिसके कारण आपके पास में क्या होगा, इनके आकार में हम कमी देख सकते हैं।
ठीक है। लेकिन परमाणु की आकार में जो कमी है उसमें आपके पास में आयनन विभव और जो आयनन विभव का मान है अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक के लिए, उस कंडीशन में वहाँ पे अपन देखते हैं जो आपके पास में +2 वाले जो आवेश वाले जो हैं उनके लिए आपके पास में जो EU वाला है YB वाला है उनके आकार में थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आएगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आपके पास में किस पर होगा, परमाणु त्रिज्या के ऊपर होगा, इनका आकार कितना का होता है, क्या कमी होती है, उसको हम आगे कंप्लीट जो इनकी जो एंगस्ट्रॉम में या नैनोमीटर में जो मात्रा होगी उसके आधार पर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।